हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे होने वाला है। जो स्टूडेंट सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम लोग उनके लिए एक सैंपल पेपर लेकर के आए हैं जहां हमारे पास अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज हैं। हमने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो बेसिकली सीयूईटी के 24 सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इंक्लूड किया है। बट अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमने भी मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे जितने भी मॉडल पेपर अभी तक हमने पहले भी ड्राफ्ट किए हैं, सब में हमारा यही कोशिश होता है कि जो हम क्वेश्चन पेपर बनाए उसमें कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा रहे, सो दैट एग्जाम में अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एंड एग्जाम के लिए हम बता दें कि हर एक सब्जेक्ट इक्वली रेलेवेंट है। तो आप लोग अगर आज का हमारा सैंपल पेपर देखोगे तो एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, किस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लर्न करके जाने हैं और कुछ के आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड क्लास स्टार्ट करने के पहले हम बता दें कि हमने सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलरेडी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे अपलोड करा दी है। हमारे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा डायरेक्टली क्लासेस परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो या स्टडी मटेरियल भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मार्च में कंडक्ट होगा, तो हमारा ये सजेशन होगा कि अगर आपने सेल्फ स्टडी की है, अभी तक स्टडी मटेरियल या क्लासेस नहीं भी परचेज किया है, तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करो, क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के पहले उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पेपर में, द डिमांड कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज। देखो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे, बट साथ ही साथ ना हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज अभी रिसेंटली अपडेट किए हैं। वहां भी मेंशन किया था कि अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है तो उसके लिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमेशा पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। एंड यहाँ ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। मतलब यहाँ गिवन प्राइस पे जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो इंक्रीज होगी। एंड अगर आप स्लाइट चेंज भी करते हो आपकी प्राइस में, तो तुरंत आपका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो, और डिमांड किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। तो ये हमारा डिमांड कर्व है। ऑप्शन दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग, परफेक्टली इनइलास्टिक, कॉनकेव कर्व और परफेक्टली इलास्टिक। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग एमपीसी की बात करें तो ये हमेशा लाई करता है बिटवीन 0 to 1। रीजन बीइंग, अगर आप कोई भी एडिशनल इनकम भी जनरेट कर रहे हो तो आप उसको कभी भी 100% कंज्यूम नहीं करोगे, आप उसमें कुछ पोर्शन सेव करोगे ही करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 to 1। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन द। अगर हम लोग सरप्लस की बात करें, वो भी ऑपरेटिंग, ऑपरेट करना मतलब जहां आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हो, तो ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एंटरप्राइज सेक्टर। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटरप्राइज सेक्टर, क्योंकि एंटरप्राइज सेक्टर मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं एंड बिजनेस में ही ऑपरेटिंग सरप्लस होता भी है। गवर्नमेंट सेक्टर तो देखो हमेशा रन करता है फॉर वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब आपने जो प्रोड्यूस किया आप उसको सेल्फ कंज्यूम कर ले रहे हो। एंड लास्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो फार्मिंग में भी हम कभी भी सरप्लस की बात नहीं करते। तो एंटरप्राइज सेक्टर, जिसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, अगेन देखो कॉस्ट शीट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ अपने चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इन तीनों को अगर आप एड ऑन कर दो तो इसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक। तो अगर हम लोग कह रहे हैं प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट मतलब इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड कर दी तो नो डाउट ये हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आ जाएगा, है ना। फैक्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, फिक्स कॉस्ट ओनली। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वेरिएबल कॉस्ट ओनली। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इज द सेम एज। अब देखो यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बेटा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, वेयर टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। बट ये किसके बराबर होता है, जीरो के। अगर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस
एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली बट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब यहां हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सक्लूड नहीं कर रहे बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सक्लूड कर रहे हैं, एंड जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस तो है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट का और इकोनॉमिक प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला बता दिया। आगे कह रहा है ये दोनों किसके बराबर है, ऑप्टिमम प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नो डाउट ये नेट प्रॉफिट के इक्वल होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जहां पे हम लोग टोटल कॉस्ट चाहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो चाहे इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, यहाँ टोटल कॉस्ट भी नहीं लिखते, यहाँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जहां हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं और ये जीरो के बराबर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये होता है नेट प्रॉफिट। तो नो डाउट इकोनॉमिक प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू पोर्शन है उसको कॉस्ट से एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज, अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें जहां हमारा डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, तो यहां हमेशा प्राइस किसके बराबर होता है बेटा, एवरेज रेवेन्यू के, एंड ये हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के ही बराबर होगा। दैट इज पी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, इट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन ए करेक्ट दिया, इसलिए हमने बाकी ऑप्शंस रीड नहीं किए। नेक्स्ट, हु इज नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डेविड रिगार्डो, जॉन रिचर्ड, थॉमस मैल्थस, जेएम कीन्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर देखोगे तो पहले तीन है, बट जेएम कीन्स क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साथ ही साथ लर्न करने वाले होते हैं, तो वो प्लीज लर्न कर लेना और उसका कहीं शॉर्ट में नोट्स बना लेना, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो पॉइंट आपको याद रहे। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज, अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड। ऑप्शन में देखते हैं, इनकम मेथड दिया है, वैल्यू एडेड मेथड दिया है, एक्सपेंडिचर मेथड दिया है, नेट आउटपुट मेथड दिया है। हमारे पास दोनों ऑप्शन दिया है, वैल्यू एडेड भी दिया है, नेट आउटपुट भी दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर बोथ होगा बी एंड डी, ठीक। नेक्स्ट, which among the following is true? Money is a good servant, money is a good servant but bad master, money is a good master but bad servant, money is a good master and servant too। अब यहाँ देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन थी, जो डेफिनेशन करेक्ट है, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अगेन इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What situation would result if government expenditure exceeds government revenue on current account? देखो जब भी हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की, तो हमेशा याद रखना कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपैरेटिवली रेवेन्यू के, तो ये डेफिसिट कॉन्सेप्ट है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, दैट इज वाइस वर्सा है, जहां रेवेन्यू हमारा ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, देन ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सरप्लस का, ठीक है। तो ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रेवेन्यू से। ऑप्शन है डेफिसिट बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, सरप्लस बजटिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डेफिसिट बजटिंग, क्योंकि यहाँ डेफिसिट है, कमी है। डेफिसिट मतलब क्या हो गया, कमी है। नेक्स्ट, द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ, अगर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में 2005-6 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इस टैक्स को हम लोग एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स भी कहते हैं, और कई बार इसको डेथ टैक्स भी बोला जाता है। ऑप्शन एक्साइज ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स और सेल्स टैक्स। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट, When did the rupee become a freely convertible currency on current account in India? अगर freely convertible currency की बात करें तो ये हुआ अगस्त 1994 में, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगेन लर्न करने वाला क्वेश्चन है, एंड इसकी कहीं नोटिंग जरूर कर लेना, सो दैट ये आगे आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट, सेकेंड 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन Mahalanobis model, Wakel and Brahmanand model, Herod-Domer growth model, none of these। सेकेंड 5-year प्लान की बात करें तो अगेन ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये महालनोबिस मॉडल का पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। For channelizing the unaccounted money for productive purposes, the government introduced the scheme of unaccounted money, मतलब जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई है। तो अनअकाउंटेड मनी की अगर बात करें, जिसकी अभी तक कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अच्छे पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें पहली एक स्कीम थी स्पेशल बियरर बॉन्ड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, जीईएफ का फुल फॉर्म क्या है? जीईएफ का फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, एंड ऑप्शन देखते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, ग्लोबल इकोनॉमिक फंड, ग्लोबल एजुकेशन फंड, ग्लोबल एनर्जी फंड।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। वैसे तो यहाँ फैसिलिटी होना चाहिए बट फंड भी ठीक है। नेक्स्ट, oil seeds production program was started in which year? 1986, 1999, 1990, 96 and 99। जो हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग येलो रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो हुआ 1986 में। नेक्स्ट, the relationship between rate of interest and consumption level was first estimated by Amartya Sen, Milton Friedman, Irving Fisher और J.D. Berry। करेक्ट आंसर होगा सी, Irving Fisher। नेक्स्ट, कुरियर सर्विस कम्स अंडर विच सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दीज। नो डाउट अगर कुरियर सर्विस की बात करें तो कुरियर सर्विस कहीं ना कहीं में प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग टर्शरी और सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, find the median of the runs made by a player in 5 T20 मैचेस। अब यहाँ देखो, आपको सिंपली मीडियन कैलकुलेट करना, और क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इसको अरेंज करने का इन असेंडिंग ऑर्डर। 21, 35, 44, 45 एंड 55। अब सिंपली आप चाहो तो बिना फॉर्मूला अप्लाई किए भी आपको मीडियन पता चल रहा है कि 44 है, बट स्टिल हम फॉर्मूला बता देते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है एंड इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है वो है n+1/2। तो ये हो जाएगा 5+1/2 टर्म, और हम कह सकते हैं 6/2, मतलब थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा, और थर्ड टर्म देखो 44 ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 44। If the probability of hitting a target is 0.4, find the mean and variance। यहाँ देखो हमारे पास सक्सेस दैट इज पी की वैल्यू दी हुई है 0.4, ठीक है, एंड एज पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हम फेलियर का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जहां Q इज इक्वल टू हो जाएगा फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस पी, और 1 माइनस 0.4, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.6। ठीक है, तो क्या हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। मीन का जो फॉर्मूला है वो है एनपी, तो मेरे पास n कितना दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी हिटिंग अ टारगेट की, ये सिर्फ एक ट्रायल की बात हो रही है, सिंगल ट्रायल की, तो यहां हम n लेंगे 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 0.4, एंड वेरिएंस क्या होता है NPQ, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.24। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 0.6, 0.28, 0.6, 0.24, 0.8 तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट है, बट यहाँ पे ना 0.6 नहीं होगा, 0.4 होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर। देखो, अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज होता है, एंड अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, ऑप्शन दिया है रेगुलर रैंडम वेरिएबल, कांस्टेंट टाइम फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इरेगुलर रैंडम वेरिएबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू द मीन ऑफ द गिवन डेटा सेट। अब देखो, मीन डेविएशन मतलब बेसिकली हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं, एंड हमने अपने सेकंड चैनल स्टैटिस्टिक्स वाले पे इस पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि मीन डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका कैलकुलेशन होता है समेशन ऑफ मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू मीन, तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मॉड डी मतलब जहां पे हम लोग साइन को नलीफाई करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसका समेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले आपको इस पूरी सीरीज को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, 3, 7, 8, 42, 42, then 47, 47, then 95 and 96। ठीक, तो ओवरऑल जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 है। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले मीन का समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। जब हम समेशन ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 387। 387 डिवाइडेड बाय 9 जब आप करोगे ना तो आपकी वैल्यूएशन आएगी मीन की 43। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं d इज इक्वल टू x माइनस मीन। हमारे पास मीन कितना आया 43, तो अब हर एक इंडिविजुअल को 43 से माइनस करो, ये आएगा -40, ये आएगा -36, -35,
-1, 4, 4, फिर 95 में से 43 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52 और ये आएगा हमारा 53। ठीक, इसका टोटल नहीं निकालना है, मॉड डी का टोटल निकालना है। मॉड डी मतलब क्या हो गया, जहां पे हम लोग साइन को नलीफाई कर रहे हैं। 40, 36, 35, 1, 1, 4, 4, 52, 53। अब इसका टोटल कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है एज पर फॉर्मूला। इसका टोटल आएगा 226। नाउ जब हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे, समेशन ऑफ मॉड डी डिवाइडेड बाय एन, तो हमारे पास मॉड डी आ गया 226 डिवाइडेड बाय 9 करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25.11। हमारे पास ऑप्शन में देखोगे ना तो 11 दिया हुआ है, वो मिसप्रिंटिंग है। 25.11 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, करेक्ट आंसर है ए, मान लेते हैं 25.11। ठीक, नेक्स्ट, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा सेट। अगेन अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना जानते हैं तो हम लोग वेरिएंस भी इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वे डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन, है ना। और इस पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं। फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्स क्या लेंगे, 3, 5, 6, 7, 9। बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, इसका मीन कैलकुलेट कर लो। मीन कैलकुलेट करने पे वैल्यू 6 ही आएगी। नाउ जब हम x माइनस मीन करेंगे तो ये हो जाएगा -3, -1, 0, 1, 3। अब इसकी स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस मीन का होल स्क्वायर, 91019, दैट इज 20 इसका टोटल आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 20 और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है ना, 3, 9, 5, 6, 7। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 4। और अगर हम लोग रूट ओपन करेंगे तो +2 और -2 हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर 2 ही लगा के आ जाएंगे क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। बट क्या क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा था? नहीं, वेरिएंस मांगा था, मतलब इसका स्क्वायर मांगा है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट, 2 unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? हमने अगेन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, जैसे कॉइन्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताए, डाइस के शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं किए तो मेरा सजेशन होगा जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन रिपीट करता है वो कॉइन्स का ही क्वेश्चन आता है। अब 2 अनबाइस्ड कॉइन है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता दें कि अगर 1 होता तो हमारे पास आइदर आता हेड और टेल, है ना। अगर 2 अनबाइस्ड कॉइन है तो कैसे लिखोगे, हेड टेल, पॉसिबिलिटी जो 1 कॉइन में होती है, मतलब जो यहाँ लिखा है ना उसी को हम किस तरीके से, यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा हेड टेल, इसी को वर्टिकल पहले हेड टेल कर लो। और 2 अनबाइस्ड कॉइन के लिए पहले यहाँ हेड लिखोगे और यहाँ टेल लिखोगे। जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो सिंपली आपके पास 2 ही ऑप्शन आ सकता है, आइदर हेड और टेल। ठीक, तो 2 कॉइन टॉस करने पे कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप क्या करो कि हेड टेल लिख लो, हेड टेल लिख लो और यहाँ हेड हेड ऐड कर दो, यहाँ टेल टेल ऐड कर दो। ठीक है, अब इसी से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 4 बार में से 3 बार की प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 3/4। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 सेम आउटकम्स। वैसे तो सबको पता है कि 3 बार टॉस किया तो हेड 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 और टेल टेल टेल, यही कह रहा है कि ये आने की प्रोबेबिलिटी, सेम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सेम आउटकम मतलब हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। बट तो ये तो हमें पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 सेम आउटकम्स है, बट टोटल आउटकम्स कितने होंगे देख लो। एक कॉइन अगर टॉस करते तो हेड या टेल आता, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो जो टोटल आउटकम होगा वो कितना हो सकता है, 8। ठीक है, तो डायरेक्टली आ जाएगा 2/8 इसका करेक्ट आंसर और 1/4। बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, यहाँ पे क्योंकि 3 कॉइन्स बोला है ना, तो एक कॉइन अगर हम टॉस करते तो हेड या टेल आता, 2 कॉइन टेल टॉस करते तो हमने कहा कि इस तरीके से आप इसका शॉर्ट ट्रिक रखो कि ये चीज ही आपकी मैक्सिमम अराइज करेगी। अब 3 कॉइन के केस में पहले यही चीज लिख लो, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। ठीक है, इसी को आप रिपीट कर रहे हो यहाँ पे।
क्योंकि 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो यहां पे आप हेड ऐड कर लो और यहाँ पे आप टेल ऐड कर लो, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है वो यही होगी। और क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ऑल 3 सेम आउटकम्स, तो ये है सेम आउटकम, ये है सेम आउटकम, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8, तो आंसर हो जाएगा 2/8। करेक्ट आंसर होगा बी 1/4। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, बेसिकली अगर मीन की बात करें तो ये दिया होता है 1/λ, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, in a binomial distribution, if n is the number of trials and p is the probability of success, then the mean value is given by, अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन हमेशा किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू np, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, if m is the mean of a Poisson distribution, the standard deviation is given by, standard deviation बेसिकली होता है अंडर रूट ऑफ m, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक डिटेल डिस्कशन सेशन अपने चैनल पे अपलोड कर सके, सो दैट ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को वहां से लर्न हो जाए। नेक्स्ट, the difference between the sample value expected and the estimated value of the parameter is called as, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं सैम्पलिंग एरर, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, Which distribution is continuous? देखो अभी ये क्वेश्चन वैसे हमने ऊपर बताया था कि continuous बेसिकली होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ऑप्शन में देखते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज, नॉर्मल कर्व का जो शेप होता है वो हमेशा कैसा होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, और ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ये सारे पॉइंट्स वैसे तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ही हैं, वो चैप्टर जैसे ही अपलोड कर देंगे ना, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अभी ऊपर बताया परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है। नेक्स्ट, if the mean of population is 29, then the mean of sampling distribution is, देखो mean of sampling distribution हमेशा किसके बराबर होता है, mean of population के, तो अगर mean of population 29 है तो sampling distribution का mean भी किसके बराबर होगा, 29 के। Next, the method in which the sample static is used to estimate the value of parameters of population is classified as, basically इस concept को हम लोग कहते हैं estimation, जो कि option A में दिया है। Next, the distribution which consists of all the values of sample static of sampling is known as statistic distribution, sampling distribution, possibility distribution और valuable distribution। बेसिकली ये किसका कंसेप्ट है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, if the number of trials are 8 and the probability of success are 0.65, then the mean of negative probability distribution is, हमने बताया भी है कि बेसिकली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो मीन बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, एनपी के, और एन दिया 8 और पी दिया 0.65। सिंपली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 5.2, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, in probability theories, the collection of all the events of all possible outcomes from an experiment is classified as, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, जहां सारी वैल्यूज आप इंक्लूड करो। जैसे अगर आपने डाइस टॉस किया तो आपके पास मैक्सिमम जो आउटकम्स है वो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। कॉइन टॉस किया तो हेड एंड टेल आ सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, जहां पे हम लोग कलेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट, अगेन देखो ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is the square of the coefficient of determination, is the square root of the coefficient of determination is the same as r square, can never be negative। अब coefficient of correlation, बेसिकली अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो उसको r से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को r स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा इज स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ये कॉन्सेप्ट भी हमने अपने चैनल पे डिटेल डिस्कस किया हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू गिवन देन a स्क्वायर इक्वल्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे हमने डिटेल डिस्कशन सेशन ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, और ये मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ हम लिख दें कि a इज इक्वल टू है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में a दिया है तो क्या हम a स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस ए बी, देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो सिंपली यहाँ पे करना क्या होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ना हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स की क्लास नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से एक क्लास जरूर कवर कर लेना, क्योंकि इससे ना एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देन ए बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। ना अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहां ब्रैकेट ओपन कर देंगे। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ओपन करने पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां देखो ये हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, यहां देखो ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी, और यहां क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू 0 होगी, ये भी 0 हो जाएगी, 0 0। तो मेरे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 0 0 0। ठीक है, तो क्या ए स्क्वायर इक्वल्स किसके होगा, 0 की, बेसिकली हो जाएगा 0 मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इर्रेशनल नंबर्स आर, इर्रेशनल नंबर्स मतलब जहां वैल्यू हमेशा फ्रैक्शंस में दी हो, जैसे पी बाई क्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या इर्रेशनल डेसिमल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नन ऑफ दीज। देखो इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ये हमेशा नॉन रिकरिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी एंड नहीं होता, एंड नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। वैल्यू हमेशा जनरली ऐसे होती है ना 3.1 2 3 4 6 7, तो ये क्या है, एक तो नेवर एंडिंग है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से बार लगा करके स्टॉप कर देते हैं वैल्यू, एंड रिपीट भी नहीं करती है वैल्यू। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है एज वेल एज नॉन रिकरिंग है। नाउ नेक्स्ट, अब यहां देखो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स इज 0 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने ना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे भी कुछ पोर्शन डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पे, जितना आप लोगों के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा वैसे भी एग्जाम में नहीं आता है, और उस लेवल का अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत ही इजीली आप एग्जाम में चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों को डिटेल में, यहां ही सॉल्व करवा रहे हैं। देखो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है लिमिट x 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नो डाउट इसमें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सब फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख दे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिमिट एक्स 0 साइन पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पे अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर देते तो ये पाई से मल्टीप्लाई हो जाता, तो हो जाता पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको इसी तरीके से लिख रहे हैं, यहां पे कंफ्यूज मत होना। यहां देखो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, नाउ अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहां पे देखो ये भी वैसे ही दिया हुआ है ना, साइन
पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, यहां लिख रहे हैं लिमिट, इसकी वैल्यू रह जाएगी साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये वैल्यू कैसे बची समझ में आया, यहाँ पे थीटा हमने कैलकुलेट किया ना, मतलब जो फॉर्मूला है वो है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 और ये हो गया थीटा। ठीक, तो हमारे पास थीटा बच गया एक्स स्क्वायर। यहां तक होपफुली किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये होता है ना कि एफ एक्स साइन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। कब, जब f 0 0 दिया हो। यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यू यही दिया है ना कि x की वैल्यू कितनी हो, 0। नाउ अगर हम इसको कन्वर्ट कर ले साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स में, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ ये देखो, ये हो गया साइन, ये इसको आप लोग एफ एक्स के फॉर्म में देखो, दिख रहा है एफ एक्स। वैसे यहां देखो साइन, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी पाई, तो यहां हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1, और अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू बची पाई। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी पाई। अब ये कोई लर्न करने वाली चीज नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये कहना होता है कि मैम हमने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया था, तो हमारे मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं बनते। क्वेश्चंस नहीं बनने के रीजन होते हैं क्योंकि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की। मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। भले आपने 11th-12th में मैथ्स लिया हो ना लिया हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बट जो हमने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दी है ना, अगर उस क्लैरिटी को लेकर के चलोगे, बहुत आराम से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, लिखा है कि द फंक्शन एफ एक्स एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स हैज अ लोकल मिनिमम एट। अब यहाँ पे हम लोग डेविएशन यूज करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स। हमने बताया हुआ है कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स एक्स देखें तो इसकी वैल्यू आती है 1, और डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स देखें तो इसकी वैल्यू आती है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। वैसे अगर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर देखोगे, मतलब अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेविएशन करोगे तो वैल्यू आती है माइनस 1 एक्स क्यूब। ठीक, तो यहां देखो अगर हम लोग डेविएट कर दें इसको, तो डेविएशन में हो जाएगा 1 बाई टू डी बाई डी एक्स एक्स, ये आ गया ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर दिया, प्लस 2 डी बाई डी एक्स एक्स 1 बाई एक्स, सॉरी ये 1 बाई एक्स है ना। अब यहाँ पे इसका डेविएशन वैल्यू कितना हो गया 1, जो हमने यहाँ लिखा भी है, ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 बाई टू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें तो नो डाउट किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ अगर हम लोग इसको 0 के बराबर ले लें तो ये हो जाएगा 1 बाई टू इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हैज अ लोकल मिनिमम एट, कि मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, तो मिनिमम वैल्यू प्लस 2 पे होगी कि माइनस 2 पे, वो देख लेते हैं। नाउ अगेन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इस वैल्यू को अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई टू तो सीधे 0 हो जाएगा, माइनस 2 डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी हमने यहां लिखा है, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब लोकल मिनिमम की बात करें तो यहां अगर आप x की वैल्यू प्लस 2 रखोगे, मतलब पॉजिटिव रखोगे, तो वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी, और अगर नेगेटिव रखोगे तो मैक्सिमम आएगी। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन कट कर देना, क्वेश्चन नंबर 44
एंड 45 इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ x dy is equal to y dx plus y square dy and y1 is equal to 1 then y minus 3 is equal to, यहां देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x dy is equal to y dx plus y square dy, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x dy minus y dx is equal to y square dy। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और हम कैसे इसको लिख सकते हैं फर्दर, y dx minus x dy is equal to minus y square dy, और y dx minus x dy डिवाइडेड बाय, इसको यहां ला रहे हैं y स्क्वायर को, और यहां देखो ये माइनस साइन है तो उसको बाहर रख दिया, इज इक्वल टू dy, तो dy इज इक्वल टू दिस हो गया। अब ये देखो ये फॉर्मूला है, हमने बताया भी हुआ है जब हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां ये बताया भी है कि वहां पे जो डिवीजन फॉर्मूला है वो यही है। तो यहाँ अगर आप अल्टीमेटली देखोगे तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं dx बाय वाई इज इक्वल टू dy, क्योंकि ये फॉर्मूला है x बाय वाई का, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x बाय वाई को तो उसका जो वैल्यू आता है वो ये आता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो डिफरेंशिएशन की क्लास में जाकर के ये चेक कर लेना। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, dx बाय वाई इज इक्वल टू dy, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो ये जो माइनस साइन है ना ये इधर ले जा रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू नहीं दी है तो 1 डिफरेंशिएट करना है, यहां हो जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको डिफरेंशिएट करने पे प्लस जो कांस्टेंट वैल्यू है c की। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास y1 है वो क्या है, 1 के बराबर है। y1 मतलब क्या हो गया, ये है yx, तो ये x की वैल्यू दी हुई है। ठीक, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, -1 प्लस c, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c, और c इज इक्वल टू 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो c का हमारे पास वैल्यू आया है ना, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हो जाएगा x बाय वाई इज इक्वल टू -y प्लस c, c की जगह कितनी वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ देन y -3 की वैल्यू क्या होगी, y -3 मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, y की वैल्यू नहीं दी हुई है, यही तो फाइंड आउट करना है। अब हो जाएगा -3 इज इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 2y। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम रब करेंगे दोबारा से इसको, ये यहां से कंटिन्यू करेंगे, इस साइड का पूरा रब कर रहे हैं हम। यहां देखो मेरे पास वैल्यू आई -3 इज इक्वल टू -y स्क्वायर प्लस 2y, और हम कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर -2y -3 इज इक्वल टू 0। नाउ y स्क्वायर -3y प्लस y -3 इज इक्वल टू 0, इसको एक्सपैंड कर दिया, y कॉमन ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड -1। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 भी कट करा रहे हैं, उतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे के जो क्वेश्चंस आप लोग देखोगे वो स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड है और अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब थोड़े आपको कम मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डोरमेंट पार्टनर। देखो डोरमेंट पार्टनर वो होता है जो पार्टनर तो होता है बट वो एक्टिव कहीं पे भी नहीं होता, उसका कोई भी एक्टिव रोल आप बिजनेस में नहीं पाओगे। वर्किंग पार्टनर वन हु टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, पार्टनर फॉर प्रॉफिट माइनर इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर होगा बी, वन हु टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन बिजनेस। नेक्स्ट, security merchants dealing in shares, independent operators are called brokers, jobber, तरवानी वालास, मंडी वालास। अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो बेसिकली जो शेयर मार्केट में मीडिएटर होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्रोकर्स के नाम से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शेयर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्री एग्जेम्प्टिव बेसिस। देखो दो तरह से आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर सकते हो, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको हम बोनस शेयर कहते हैं, और जहां आप कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हो उसको हम राइट इशू कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वेरीज विद द एक्सचेंज रेट।
हमेशा अगर आप देखोगे ना तो जो डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की, वो एक्सचेंज रेट के साथ इनवर्सली वैरी करती है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों? कि प्राइस फॉल करेगी वैसे ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इनवर्सली। नेक्स्ट, the rate at which goods are exchanged between two countries is called import rate, export rate, foreign exchange rate, terms of trade। बेसिकली इसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। ट्रेड मतलब क्या? आइदर परचेज और सेल। नेक्स्ट, a piece rate system was written by Philip Kotler, Marshall Taylor, Henry Fayol। पीस रेट सिस्टम ये किसका कॉन्सेप्ट था? टेलर का। कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू, देखो डेटर को जब भी आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ क्रेडिट करने बोला है तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है या टोटल अमाउंट है वो कहाँ आता है? डेटर्स में, दैट इज कस्टमर्स में। डिस्काउंट अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, कस्टमर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बोला है। अगर डेबिट बोलता तब हम लिखते कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, तब करेक्ट आंसर होता ए। Next, Diwali advance given to an employee is revenue expenditure, capital expenditure, not an expenditure, deferred revenue expenditure। अच्छे से क्वेश्चन रीड करोगे तो बहुत इजीली ये समझ में आएगा कि दिवाली एडवांस लिखा है, बोनस नहीं लिखा है। जब दिवाली एडवांस है मतलब दिवाली के पहले एम्प्लॉइज ने अगर कंपनी से एडवांस लिया है तो नो डाउट वो बाद में सैलरी में एडजस्ट हो जाएगा या आप रिटर्न करोगे। रिटर्न करना तो जनरली नहीं होता है, आपकी सैलरी में ही एडजस्ट हो जाता है। तो क्या ये किसी तरह का कोई खर्चा है? ना, ये कोई खर्चा है ही नहीं। रीजन बिंग एडवांस है जो कि आगे चल करके एडजस्ट हो जाएगा सैलरी के अगेंस्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा अप टू द ट्रायल बैलेंसेस, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, बुक कीपिंग। देखो जो फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है, जनरली ये माना जाता है कि अप टू लेजर उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, एंड जो ट्रायल बैलेंस में आप रिकॉर्डिंग करते हो उसको समराइजिंग कहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अप टू ट्रायल बैलेंस तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग। ठीक है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हम चीजों को समराइज ही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज लाई बिटवीन +1 to -1। ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज -1 to +1। ये भी हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, classification of respondents only on the basis of gender is an application of ordinal scale, nominal scale, interval scale, ratio scale। क्योंकि यहाँ पे जेंडर कह रहा है मेल फीमेल तो ये हो जाएगा नॉमिनल स्केल, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये टर्म जो पहली बार कॉइन्ड हुआ वो हुआ 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखो लिखा है इफ ईओक्यू फॉर 1 year इज 15,000 पैकेजेस, यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है एंड डिमांड इन यूनिट्स, दैट इज एनुअल डिमांड दिया हुआ है एक साल की 1500 यूनिट। देन नंबर ऑफ डिलीवरीज इन अ ईयर विल बी, कि कितनी डिलीवरीज आपने ली होगी। सिंपली इसका फॉर्मूला है ईओक्यू डिवाइडेड बाय एनुअल कंजम्पशन। ईओक्यू मेरे पास है 15,000 का एंड एनुअल डिमांड है 1500 यूनिट्स की, तो सिंपली हो जाएगा 10 यूनिट्स, 10 नंबर्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, 10। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लॉजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हमने बताया भी है अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ओवरऑल 6 क्लॉजेस होते हैं। पहला कंपनी का नाम होता है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देन ये लिखा होता है कि कैपिटल क्लॉज, कि आपका कितना जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितना है। देन सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है कि कितने लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। और एक होता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें ये मेंशन किया रहता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ओवरऑल क्लॉज कितने हो गए? 6। नेक्स्ट, एरर्स आर डैश मिस्टेक्स। देखो अगर आपने एरर किया है, जो गलती है, जो जानबूझ के तो नहीं किया गया, वो अनइंटेंशनल होता है। ठीक है, बट फ्रॉड वो हमेशा इंटेंशनल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एरर मेंशन किया है तो एरर के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? अनइंटेंशनल। वो कभी भी कोई जानबूझ करके नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्निंग टू अ क्रेडिटर आफ्टर चलान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये लिखा है कि चलान पास हो गया बट अभी तक बिल नहीं बना।
बिल नहीं बना इसका मतलब जो आपके पास स्टॉक आया आप उसको बाहर कर रहे हो। आपने क्या उसको परचेज के फॉर्म में रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी तक आपने उसको परचेज के फॉर्म में इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे तो आपने बिल बनाया ही नहीं है। तो क्या इसके लिए डेबिट नोट की जरूरत होगी? नहीं। इसके लिए हमें चाहिए रिजेक्शन आउट। इसको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिजेक्शन आउट। नेक्स्ट, शेयर्स हैविंग नो फेस वैल्यू। वो शेयर जिनकी कोई फेस वैल्यू नहीं है उसको हम नो पार स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज, सिंपल क्वेश्चन है। यहां देखो जो मीडियन है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर टाइप हो गया है। यहां देखो एक्स हमारे पास क्या है, 2 3 4 6 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। ऐसे तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा मीडियन 6 होगा, बट स्टिल अगर आप चाहो तो 7 + 1/2 टर्म कर सकते हो, तो हमारे पास 4th टर्म आएगा जो कि 6 दिया है। नेक्स्ट, इन अ वीक द प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ राइस वर गिवन, द रेंज इज, रेंज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है 350 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन है 280, तो हमारे पास जो रेंज है वो हो गई 70। क्लियर? नेक्स्ट, determine operating ratio if operating expenses is given, sale is given, sales return is given and cost of net goods sold, that is COGS is given। ठीक है, अब क्योंकि हमसे ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। व्हाट इज नेट सेल्स? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या हमारे पास COGS गिवन है मैम? हाँ गिवन है, 6,60,000। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है? हाँ गिवन है 60,000 का। क्या नेट सेल्स गिवन है? नहीं, पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेट सेल्स में देखो सेल्स दिया है 9,40,000 और सेल्स रिटर्न दिया है 40,000, माइनस कर दो, आ जाएगा 9 लाख। ठीक, बस इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 80%। नेक्स्ट, A company can accept calls in advance from its shareholders under which section of Companies Act? देखो आप ना calls in advance accept तो कर सकते हो as per Companies Act 2013, इसके लिए सेक्शन दिया है 50, बट इसमें आपको प्रायर एक अप्रूवल चाहिए, किससे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। यहाँ कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा 50। नाउ नेक्स्ट, अगर मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, हमने तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है अपने सेकंड चैनल पे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5, मीन गिवन है 25, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, दैट इज 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, XYZ पार्टनर है, रेशियो दिया हुआ है, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ Y एंड Z इफ X रिटायर। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सीधे सीधे X का जो शेयर है कट कर देते हैं और Y का शेयर और Z का शेयर लेंगे। एलसीएम ले लो, 10 आएगा, 2 2 4, रेशियो 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4:1। हमने ना पार्टनरशिप पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अब ये आप लोगों पे है कि किस तरीके से आप लोग उसको कवर करोगे, क्योंकि जितने भी रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी रेलेवेंट एमसीक्यूज है ना, हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए कॉन्सेप्ट क्लास के साथ, तो वो जितनी जल्दी आप लोग कवर कर लोगे आप लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹6 हैव बीन पेड इज forfeited, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मिनिमम प्राइस ऑफ। देखो forfeited का मतलब क्या होता है, जब आपसे शेयर छीना गया हो। 10 रुपए का शेयर है, अब आप पूरा 10 रुपए नहीं पे कर पा रहे हो, तो आपसे क्या करेंगे, कंपनी शेयर छीन लेगी। आपने 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपए दिया हुआ है, तब भी आपसे कंपनी शेयर छीन लेगी, उनके पास ये राइट है। तो भाई 10 रुपए के शेयर पे 6 रुपए तो उनको मिल ही चुका है, अगर वो री इश्यू करेंगे तो कम से कम उनको 4 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ₹4। मतलब टोटल आपको कितना चाहिए, 10 रुपीज चाहिए, और क्या। नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट इज 15 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी प्रॉफिट है 15 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20%, तो ये हो जाएगा 75 रुपीज, है ना। जो हमारा पीवी रेशियो आया ये हो जाएगा 75%, तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया, 75%। नाउ व्हाट इज पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारी सेल्स 100 है और पीवी रेशियो 75% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भाई, 100 का 75%, 75।
है ना, 75 रुपीज ही तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 कट कर दो, इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट, CVP एनालिसिस डज नॉट कंसिडर, ये क्या नहीं कंसिडर करता, लेवल ऑफ एक्टिविटी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स में ज्यादा चेंज या चेंजेस इन सेल्स मिक्स को ये कवर नहीं करता, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, इन्वेंट्री दिया है, क्या हम लिक्विडिटी रेशियो निकाल सकते हैं? लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या है, क्विक रेशियो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट गिवन है 4 लाख का और इन्वेंट्री गिवन है 50,000 की, करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख की। बस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 1:1.75 रेशियो 1, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पैन कंटेन्स डैश अल्फाबेट्स। देखो पैन की अगर बात करें तो उसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, जिसमें पहला 5 अल्फाबेट्स होता है, फिर 4 नंबर्स होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है। इसमें ना बाइफरकेशन है कि पहला जो 3 अल्फाबेट्स होता है वो रैंडम होता है, फिर जो 4th अल्फाबेट है वो डिनोट करेगा कि आप इंडिविजुअल हो, मतलब पर्सन को, HUF हो तो H से और कंपनी हो तो C से, ठीक। फिर जो 5th अल्फाबेट होता है वो आपके जो सरनेम या लास्ट नेम है उसका पहला जो भी अल्फाबेट है उसको डिनोट करता है। फिर 4 तो डिजिट्स हैं, जैसे 0 1 1 1, ठीक। और लास्ट का जो अल्फाबेट है वो आपकी वैलिडिटी को प्रूव करता है। तो टोटल जो अल्फाबेट्स है वो कितने हो जाएंगे, 6, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, salary paid for the year ended 31st March 2010 amounted 75,000. How much amount will be recorded in the income and expenditure account? तो income and expenditure account में हम हमेशा कितना दिखाते हैं, जो कि एक्चुअल इस करंट ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है। जो पास्ट से है वो भी हटा देंगे, जो फ्यूचर से है वो भी हटा देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी सैलरी दी है, 75,000, ठीक है। यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग थी तो उसको हमने करेक्ट कर दिया। यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी भी दी हुई है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करते हैं और क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 74,700, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चेलिया कमिटी 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ our public sector undertakings, financial system, tax system, patents and copyrights. बेसिकली अगर इस कमेटी की बात करें तो ये इंडियन टैक्स सिस्टम को डील करती है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 कट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, द सैक्रिफाइस ऑफ एन ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, देखो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द सब डिविजन ऑफ शेयर्स डज नॉट रिजल्ट इन डैश ऑफ कैपिटल। अगर आप शेयर्स का सब डिविजन कर रहे हो, मतलब उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उससे कभी भी आपके कैपिटल में रिडक्शन नहीं होगा, है ना। ऑप्शन है रिडक्शन, इंक्रीज, सब डिविजन, नन ऑफ द अबव, नो डाउट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रिडक्शन, है ना। कभी भी क्या उससे कैपिटल आपका रिड्यूस होगा, नहीं। कैपिटल पहले भी 2 लाख था तो अभी भी 2 लाख है, सिर्फ आपने क्या किया कि लेस से जैसे एक शेयर की वैल्यू 100 है तो आप उसको कन्वर्ट करके 25 ईच कर रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक्सप्लेन्स द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, क्वांटिटी स्केड्यूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इज नोन एज, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब इस तरीके से जब आप डिमांड कर्व बनाओगे तो आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, बट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो रहा है, यहाँ डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो ऐसा तब होता है ना जब आपके प्राइस में चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज होता है, ठीक है। अगर प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, तो उस केस में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड का। बट अगर प्राइस कांस्टेंट और बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, उस केस में माना जाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो आपका डिमांड कर्व है आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व बोला है तो ये होता है तब
जब प्राइस में चेंज हो एंड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो, ना कि डिमांड में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, a consumer will buy more units of a good if the value of the goods total utility is greater than price, marginal utility is less than price, marginal utility is greater than price, total utility is less than price। देखो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। वैसे अगर हम लोग बात करें यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग देखते हैं कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है, मतलब अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और उस प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपए, पर उसको कंज्यूम करके जो आपको सेटिस्फैक्शन है वो 12 रुपए के बराबर मिल रहा है, तो नो डाउट आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स परचेज करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, indivisibility of factors, fixity of the supply of land, all of these। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की बात करें तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट करेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि ए फैक्टर आपका फिक्स होता है और बाकी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, the error present in both the complete enumeration survey and the sample survey is sampling error, नॉन सैम्पलिंग एरर। देखो अगर कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे की बात करें या सैंपल सर्वे, मतलब चाहे आप पूरी तरीके से उसको सर्वे कर रहे हो या रैंडम सैंपल सर्वे ले रहे हो, दोनों ही केसेस में नॉन सैम्पलिंग एरर एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, weighted averages are considered when the data are not classified, the data are put in the form of grouped frequency distribution, all the observations are not of equal importance, both A and B। देखो जब भी हम weighted average की बात करते हैं ना, तो weighted average जनरली तब यूज किया जाता है जब हर एक डेटा की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे सिंपल एवरेज तो हम लोग करते हैं तो सबका रेशियो 1 होता है, या आप कह सकते हो कि जो आप सबको रैंक दे रहे हो 1 दे रहे हो। बट वेटेड एवरेज में हम किसी को 1 देते हैं, किसी को 2, किसी को 3। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है इंपॉर्टेंस से इक्वल नहीं होती। तो ये ऑप्शन सी तो करेक्ट है ही है, बट यहाँ ना डेटा क्लासिफाइड भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ए भी होगा, सी भी होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, The two tails of the normal distribution dash the horizontal axis। देख लो इस तरीके से बनता है आपका नॉर्मल एक्सिस में। हमने बताया भी है कि ये परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व होता है जो कि कभी भी आपकी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेवर टचेस। नेक्स्ट, विच इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, बोथ। करेक्ट आंसर होगा ए। अगर हम लोग एमएस एक्सेस की बात करें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज डीएमएस। Next, which is not a function of management, planning, coordination, organizing, directing। कोऑर्डिनेशन अगर देखा जाए तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, है ना। एंड बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी अगर देखोगे ना, तो हमने अपने शॉर्ट्स में बहुत सारे एमसीक्यूज अपडेट किए हुए हैं, और बहुत जल्दी इसकी भी एक क्लास हम अपडेट करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज से रिलेटेड, जहां मोर देन 500 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है, तो अगर आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली समझ पाओगे। नेक्स्ट, नीड रिफर टू एज बिलोंगिंग नीड्स इज मैस्लोस थ्योरी की बात करें, और मैस्लोस थ्योरी पे भी हमने एक अलग क्लास अपलोड की हुई है। जॉब सिक्योरिटी, पे, बोनस, अफेक्शन, नो डाउट अगर हम लोग बिलोंगिंग नीड्स की बात करें तो बात होगी अफेक्शन की। मैस्लो नीड्स की जो क्लास हमने अपडेट की है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमने एक बार नहीं बहुत बार बताया कि जितनी चीजें अभी तक हमने अपडेट की, अगर आप वो अच्छे से कवर कर ले रहे हो तो एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। हमने क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। नेक्स्ट, द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। जब भी सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की बात होगी तो यहाँ हम कस्टमर के वांट सेटिस्फैक्शन की भी बात करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करते हैं, एंड सोसाइटी की भी बात करते हैं। सोसाइटल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मार्केटिंग इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोसाइटल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, which of the following includes all activities directly related to the sale of goods and services to the ultimate consumer for personal non-business use? Retailing, producing, manufacturing, wholesaling। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है which of the following includes all activities, सारी activities include कहाँ होती है? Producing में। correct answer हो जाएगा B। For calculating the cost of preference shares capital, the dividend of preference share is divided by dash and multiplied by 100। हम लोग जब प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेट प्रोसीड्स को, मतलब हमारे पास जितना बचता है किसके लिए,
सिंपली हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है जिसमें से हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, बैंक लोन्स को, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम पे करते हैं कहाँ, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ यही चीज पूछा था कि जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो तो डिविडेंड कब देते हो, सिंपली आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट एंड बैंक लोन का इंटरेस्ट, ठीक। तो जो नेट प्रोसीड बचेगा उसका कैलकुलेशन यहाँ यूज करते, करेक्ट आंसर होगा बी, नेट प्रोसीड्स। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन which is intended to benefit future, past, current, none of these। यही माना जाता है ना कि अगर आज की डेट में आपने कोई एसेट खरीदा है तो उस एसेट का बेनिफिट आपको अगले 5 साल तक मिलेगा। तो हम यहाँ आज की बात नहीं करते हैं, आने वाले टाइम की बात करते हैं, दैट इज फ्यूचर की बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, फ्यूचर। नेक्स्ट, mechanism of human resource development includes job redesign, rewards, human resource information system, all of these। देखो अगर हम लोग human resource development की बात करें तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो दिया है job redesign, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। मोरल इज अ डैश कॉन्सेप्ट, अगर मोरल की बात करें तो ये बेसिकली एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग कट कर देंगे। नेक्स्ट, non-banking statutory financial organization are also recognized as development bank, term lending institution, both A and B। अगर non-banking statutory financial organization की बात करें NBFC की तो इसको हम लोग डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के नाम से जानते हैं। और क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन दिया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, विच थ्योरी इज गिवन बाय पोस्नर, इनकी जो थ्योरी थी वो थी लिमिटेशन गैप थ्योरी। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक इज ओन्ड बाय मेंबर कंट्रीज, चाइना, यूएसए, रशिया। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको ओन किया है किसने, मेंबर कंट्रीज ने। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज हैव डैश इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखोगे तो मेजॉरिटी में डेफिसिट ही चल रहा है, सरप्लस नहीं चलता है। करेक्ट आंसर होगा ए, डेफिसिट। नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अ गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रिफंडेबल। अगर गवर्नमेंट ग्रांट है और वो रिफंडेबल है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स आर ड्यू टू व्हाट व्यूज अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट। अगर अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो यहाँ हम लोग बुलिश एंड बेयरिश का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया है डाइवर्स, कॉमन, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि दोनों ही व्यू हम लोग लेकर के चलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन कैन डैश द अमाउंट ऑफ इनकम। देखो जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम, बी इक्वल टू, नेवर एक्सीड, एक्सीड, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जो एक्यूरेट होगा, वैसे तो बी इक्वल टू इक्वल भी हो सकता है बट जो एक्यूरेट आंसर है वो है नेवर एक्सीड। नेक्स्ट, Which method of assessment is also called ex parte assessment? Ex parte assessment का जो अदर नेम है वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। अच्छा यहाँ देखो 107 क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं क्योंकि बीच में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कट भी कराए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे तो कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ एक्सक्लूड किए हैं। नेक्स्ट, when expenses incurred on replacement of an asset are capitalized, it will decrease tax liability, increase tax liability, have no impact on tax liability, decrease block of asset। यहाँ बेसिकली देखोगे ना कि अगर आप असेट का रिप्लेसमेंट कर रहे हो और उसको आप कैपिटलाइज करो, ना कि आप उसको खर्चे की तरह दिखा रहे हो, तो स्टार्टिंग में मतलब जो इनिशियल स्टेजेस होगा उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी पे ये इम्पैक्ट डालेगा, बट फ्यूचर में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे कि ये इनिशियल स्टेज की बात करें। करेक्ट आंसर होगा बी, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर केप्ट इक्वल थ्रू अ चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और आपने कितना पैसा सेव करना है, बेसिकली अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये तो आपकी इनकम पे ही डिपेंड करता है ना। आपकी जितनी इनकम होगी, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बढ़ेगा, है ना। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट सेविंग डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनकम। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्कशन था रिलेटेड टू मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है
टेस्ट सीरीज क्लासेस है स्टडी मटेरियल में, वो हमारे ऐप से डायरेक्टली क्लासेस, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।